नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो आज आपकी कंप्यूटर की 5वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा, पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन जाना कि कंप्यूटर होता क्या है, सिलेबस डिस्कशन किया। दूसरी क्लास में हमने बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना। तीसरी क्लास में कंप्यूटर को हमने और डीपली जाना। फोर्थ क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जाना कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई। अगर किसी ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये क्लासेस पहले देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास देखिएगा। तो आज की क्लास है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। यह कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपको कंप्यूटर का, बेसिक टू एडवांस लेवल का कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन वो आपको करा चुका हूं, सिलेबस डिस्कशन। दूसरा सेक्शन आपको नोट्स है तो जो मैं अभी करा रहा हूं, ठीक है। तीसरे सेक्शन में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी। और फोर्थ सेक्शन में आपको सारी पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जहां पर जो भी आपको फाइल्स रहेगी कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि एक भी एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे, यही हमारा उद्देश्य है। आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे कि आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। जैसे मान के चलो मैं अभी एक क्वेश्चंस पूछता हूं कि कंप्यूटर में कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, तो उस वहीं से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ऑप्शंस देखिए कि वह टॉपिक किस रिलेटेड है, वह टॉपिक नहीं पढ़ा, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उन सभी पढ़े हुए टॉपिक को हटा दीजिए, जो नहीं पढ़ा वही उसका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि अभी बताया मैंने, 3 सेक्शन में आपका कंप्लीट नोट्स रहेंगे और तीनों सेक्शन में आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। 1 महीने का पूरा यह कोर्स है, इसमें आपको सारी चीजें करा दी जाएंगी। कंप्लीट कोर्स के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस, लगभग 1000 से लेकर 2000 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, जिससे कि आप लोग पढ़ चुके हैं, एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में बाहर ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री क्या है। अब हम जानना है कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां स्टार्ट कब से हुई। कंप्यूटर की मोस्टली 5 पीढ़ियां हैं। कितनी? 5 पीढ़ियां, 5 जनरेशंस हैं, जिसके अंदर पहली जनरेशन आपकी आती है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको यही बताऊंगा कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग जाननी है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अपने हेडिंग डाली जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब उसके बाद क्या लिखना है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पीढ़ी और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की लिखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है। अब ध्यान रखिए, यहां पर क्या है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी सन जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, वह आपका क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट है, तो उस चीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट जनरेशन लिखिए, अपने हेडिंग बनाइए। नॉर्मल आप सीधा मत लिखिए, जैसे आप लाइन बाई लाइन लिखते हैं वो से मत लिखिए, जैसे कि आपने नंबर 1 लिखा और लिखते चलेगा नंबर 2, ठीक है। इस तरह से हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने हैं जो बाद में पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट जनरेशन लिखा, कब से कब तक, 1946 से 1956। किस डिवाइस का यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब। पहला कंप्यूटर कौन सा था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया, ठीक है। इस तरह से आपको अपना
नोट्स प्रिपेयर करनी है। आपके समय की भी बचत होगी, पेज भी कम यूज होगा और आपका रिवीजन करने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि आपने अलग अलग बुक्स देखी होंगी, तो अलग अलग बुक्स में फर्स्ट जनरेशन आपको अलग अलग दी हुई रहती है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको 1940 से लेकर 1956 तक मिलेगा, कहीं कहीं में आपको 1944 से लेकर 1956 तक मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं में 1940 से 1956 तक मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, तीनों सन याद रखिए, तीनों में से कोई भी एक सन ही आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तीनों को तीनों नहीं देगा, तीनों में से एक ही आएगा। सबसे मोस्टली आपका 1940 ही है जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपकी जो मोस्टली बुक है वो 1940 से 1956 तक आपको फर्स्ट जनरेशन का जो सन है उसको बताते हैं, ठीक है। अब हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में इतना जाना, फिर उसके बाद हमने जाना जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है 1940 में अस्तित्व में आया। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वह अस्तित्व में आया। मतलब पहले जो कंप्यूटर यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में वो कौन सा है, ENIAC, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था। कल मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है कंप्यूटर्स को किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था JP एकार्ट एंड JW मॉसले। JP एकार्ट एंड JW मॉसले, इन दोनों के द्वारा ही इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। और इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था प्रोसेसिंग करने के लिए। किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। जो भी हमारा प्रोसेसर है उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर है उसकी जगह पर किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। अब यहां ध्यान रखिएगा, इस कंप्यूटर में लगभग 18,000 कितनी 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी। वैक्यूम ट्यूब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी, जिसका टेम्परेचर इतना होता था कि उस टाइम पर ना ही कोई कूलिंग करने के लिए डिवाइसेस थी, जैसे कि AC, फ्रिज या कूलर, कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी जो इन्हें ठंडा रख सके। 18,000 वैक्यूम ट्यूब, अगर देखिए जैसे कि आपके घर में कोई भी पुरानी टेलीविजन होगी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वाली, तो उसमें इतनी हीट जनरेट होती थी कि नॉर्मल हम टीवी के बगल से नहीं ज्यादा बैठ सकते थे। लेकिन सोचिए हमारी टेलीविजन में सिर्फ एक टीवी वैक्यूम ट्यूब लगी रहती थी और यहाँ पर तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी हैं, तो सोचिए कितना हीट जनरेट करती होगी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो भाषा यूज की गई है, मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा। अब ये होती क्या क्या है, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, ये होते क्या क्या है, तो इनको मैं आगे पढ़ाऊंगा, जहां पे मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा कि मशीनी भाषा को असेंबली में कैसे कन्वर्ट करें, असेंबली भाषा को हाई लेवल भाषा में कैसे कन्वर्ट करें, और असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें होती क्या हैं, मैं आपको अगली क्लास में प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें मशीनी भाषा है आपकी बाइनरी। कौन सी है, बाइनरी 0 और 1, ठीक है। मशीनी भाषा कौन सी है, बाइनरी 0 और 1, ठीक है। फिर असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी के ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटर हैं। इस जनरेशन में ENIAC, ENIAC के अलावा और भी अन्य कंप्यूटर्स हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो यह कंप्यूटर बनाए गए थे इसमें जो भी डेटा इनपुट किया जाता था, मैन्युअली डेटा इनपुट करते थे, ठीक है, ध्यान रखना, डेटा मैन्युअली इनपुट करते थे। अब जैसे हमें कोई नाम लिखना है तो पहले हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उस बाइनरी कोड को इनपुट कराते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, जब हमें डेटा प्राप्त करना है तो बाइनरी से फिर हमें अपने नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना होता था। इस तरह से इसमें डेटा का यूज किया जाता था।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है प्रॉपर, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वहां से जाकर हम कमेंट पिकअप करेंगे और आपको अगली क्लास में प्रॉपर डिटेल में उस टॉपिक को प्रॉपर समझा देंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा कंप्यूटर है, या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बनाया गया कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसमें ENIAC के अलावा एडजेक, यूनिवेक, यूनिवेक 1, IBM और IBM, ये दोनों कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर्स के अंदर बनाए गए थे। ठीक है, 1946 से 1956 के अंतर्गत यह सारे कंप्यूटर्स बनाए गए थे। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि इनमें वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उसके बाद स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। अब ये मैग्नेटिक ड्रम होता क्या है, कैसा दिखता है, ये मैं आपको स्टोरेज में बताऊंगा, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा, और जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं किस तरह से काम करती हैं, उनमें क्या फीचर होता है जिससे वो वर्क करते हैं, वहां पर पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यहां पे आप सिर्फ नोट्स में प्रॉपर रखिए। जैसे कि अभी आपने यह नोट्स बनाए हैं, यह तो यहीं पर एक पॉइंट डालिए स्टोरेज, स्टोरेज के लिए लिखिए मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, उसी तरह से जो भी पॉइंट आते जाएं वो यहां पर ऐसे एरो बनाते हुए लिखते जाइए, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। अब आगे ध्यान रखना, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब हमें बाद के लिए डेटा स्टोर करके रखना है, तो क्या पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड एक पत्ते, मतलब एक छोटा सा कागज जैसा एक कार्ड होता है, इतना बड़ा कार्ड होता है, और उसके अलावा उसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता है। अब उसके बाद आता है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। मशीनी भाषा बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1। असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था तथा कमांड के लिए डेटा 0-1 में दिए जाते थे। जो कमांड दिए जाते थे, मतलब डेटा को इनपुट कराया जाता था, वो किस में इनपुट कराया जाता था? सिर्फ 0 और 1 के अंदर ही आपका सारा डेटा इनपुट कराया जाता था। अब प्रथम जनरेशन की पीढ़ी के कुछ अभाव हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि 1-2 कमरे के बराबर हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं था। दूसरा है, बहुत अधिक गर्मी प्रोड्यूस करते थे। क्या? बहुत अधिक गर्मी प्रोड्यूस करते थे, ज्यादा लंबे समय तक इनको चलाना पॉसिबल नहीं था। धीमी गति से कार्य करते थे, मतलब जब तक एक डेटा इनपुट नहीं हो जाए तब तक हम दूसरा डेटा इनपुट नहीं कर सकते थे। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे। मतलब यह है कि अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करके रखना है तो या तो डेटा स्टोर करके रखा रहेगा या फिर डेटा स्टोर हुआ और डिलीट हो गया। इस तरह से यह कंप्यूटर हुआ करते थे। वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम स्पीड थी इनकी, बहुत कम। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता था, अगर एयर कंडीशनर ना हो तो कंप्यूटर तुरंत खराब हो जाएगा। उस टाइम पर एयर कंडीशनर नहीं हुआ करते थे, तो जितना कूलिंग सिस्टम था उसी के द्वारा उन्हें चलाया जाता था। अब आती है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन आपको मिलेगी 1956 से लेकर 1964 तक। कहां तक? 1956 से लेकर 1964 तक। अब ध्यान रखिएगा, इसमें वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर थे। कौन? वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का
यूज किया जाने लगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये ट्रांजिस्टर हैं वैक्यूम ट्यूब से काफी अच्छे थे, मतलब थोड़ा फास्ट से वैक्यूम ट्यूब से, और वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। और ट्रांजिस्टर का यूज करने से क्या हुआ कि जो हमारा स्पेस था उसमें कमी आई, लेकिन फिर भी यह कंप्यूटर काफी बड़े हुआ करते थे। जगह में कमी आई और फास्ट भी हुए, थोड़ा विश्वसनीय हुए और थोड़े लेकिन फिर भी काफी बड़े हुआ करते थे। धीरे धीरे इन कंप्यूटर्स को भी आगे छोटा करता चले जाएंगे। अब क्या है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम मोसले के द्वारा तथा उनकी टीम के द्वारा 1947 में किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन हैं उसी के टाइम पर ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर लिया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे टेस्टिंग करते फिर उसको 1956 से 1964 के बीच जो कंप्यूटर आए, उन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन उससे पहले जो लैंग्वेजेस हैं, सेकंड जनरेशन में लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया है? फोर्ट्रान लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या क्या फोर्ट्रान लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो सेकंड जनरेशन में बनाए गए हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। IBM 7094, यूनिवेक, हनीवेल, CDS और CDS 3600। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में बनाए गए थे, सेकंड जनरेशन के टाइम पर बनाए गए थे। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज होता था, लेकिन कंप्यूटर का आकार पहले की तुलना में थोड़ा कम हुआ। उसके बाद कंप्यूटर की गति अधिक हुई, अधिक विश्वसनीय बने। जो वैक्यूम ट्यूब थी उसकी तुलना में ट्रांजिस्टर अधिक विश्वसनीय थे। उसके बाद क्या हुआ, पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का भी यूज करने लगे। जो मैग्नेटिक टेप होता है, जो आपने रील्स देखी होंगी कैमरे में जो रील्स डलती थी, धीरे धीरे अगर वो लाइट के प्रेजेंस में आ जाए तो रील्स खराब हो जाती थी। तो उसी जैसे कि पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज करने लगे। फिर आता है कंप्यूटर में डेटा संग्रहित रखने के लिए मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज करने लगे। मैग्नेटिक ड्रम है ना, जो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, उसके स्थान पर, ध्यान रखना यह स्थान है, उसके स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज करने लगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा के स्थान पर जो 0 और 1 लैंग्वेज थी, उसके स्थान पर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे। पर फिर भी जो हमारा कंप्यूटर है वह कन्वर्ट करेगा अपनी मशीनी भाषा में ही। चाहे हम कोई भी भाषा यूज कर लें अपने कंप्यूटर्स में, हाई लेवल लैंग्वेज को बोल, जावा, C++, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लें, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे कंप्यूटर स्टोर करने के लिए, समझने के लिए सिर्फ मशीनी भाषा का ही यूज करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस। यह दोनों लैंग्वेजेस को सेकंड जनरेशन से कंप्यूटर्स में यूज करने लगे, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है। साइज में अभी भी काफी बड़े थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम नहीं थे, इनका रखरखाव काफी कठिन था। ठीक है, यूजर द्वारा इनका उपयोग नहीं कर पाते थे, मतलब हर यूजर इनका उपयोग नहीं कर पाता था। और जो चलाने के लिए जो उच्च स्तरीय भाषा थी उसका ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं था। जिसने उच्च स्तरीय भाषा बनाई या फिर जो साइंटिस्टों ने उच्च स्तरीय भाषा सीखी, सिर्फ वही इस कंप्यूटर्स को चला सकते थे, उसके अलावा कोई और इस कंप्यूटर को नहीं चला सकता था। इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए वातानुकूल कमरे की जरूरत होती थी। अब क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी चिप्स को लाया गया। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी चिप्स को लाया गया, जो आपके कंप्यूटर्स को और विश्वसनीय बनाती गई और उसके साथ साथ कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता गया और जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए अधिक स्पेस भी मिलता गया। अब हमने फर्स्ट जनरेशन कब से पढ़ी,
थोड़ा रिवाइज करते हैं जिससे कि हमें पिछला रिवाइज हो जाए। फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ी 1946 से 1956, ठीक है। किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। उसके अलावा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। कौन सी भाषा यूज की गई? मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, मशीनी लैंग्वेज। और क्या क्या था पॉइंट्स? जो वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। नंबर सेकंड आता है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेकर 1956 से लेकर 1964, ठीक है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बाद मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया, ठीक है। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, संग्रहित रखने के लिए मैग्नेटिक के साथ साथ मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया, डिस्क का यूज किया गया। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे, जहां पर ट्रांजिस्टर के स्थान पे आपको आईसी चिप्स का यूज होने लगेगा। अब आते हैं जो थर्ड जनरेशन है 1964 से लेकर 1971 तक। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक है। अब इसके अंदर काफी विकास हुआ था कंप्यूटर्स का, मतलब कंप्यूटर्स अपने साइज में छोटे हो रहे थे और उसके स्थान पर काफी विश्वसनीय भी हो रहे थे। ट्रांजिस्टर के स्थान पर ध्यान रखना, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का प्रयोग होने लगा, जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख पा रहे होंगे। जो चिप है आईसी चिप, इसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके इंजीनियर थे जैक किल्वी। कब किया गया था? जब सेकेंड जनरेशन चल रही थी 1946 से 1956, उसके बाद 1956 से 1964 जो सेकेंड जनरेशन चल रही थी उसके अंतर्गत इसका यूज, मतलब इसको बना लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे टेस्टिंग करते गए, टेस्टिंग करने के साथ साथ थर्ड जनरेशन से इसका यूज होने लगा। इन लैंग्वेज, मतलब इन कंप्यूटर्स में जो थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर्स थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा, मतलब धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से प्रयोग नहीं हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां पर इंट्रोड्यूस कराया कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और उनके साथ साथ हम काफी काम को आसानी से करने लग सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कार्य करने के लिए जो लैंग्वेज थी वह कौन सी लैंग्वेज है? फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। जैसे फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज थी आपकी मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, इसी तरह से सेकंड जनरेशन में आपकी कौन सी थी? कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। कुछ एग्जाम्पल भी हैं, प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर पीडीपी, PDP-5, PDP-8, ICL और यूनिवेक 1108, यह आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए थे। अब इसमें कुछ एडवांटेज ऐसे हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी चिप का यूज होने लगा, साइज भी काफी कम हुआ। उसके साथ ट्रांजिस्टर की जो सेकंड जनरेशन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय बने, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। कार्य करने के लिए प्रोसेस फास्ट हो गई, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड पहले के मुकाबले में काफी फास्ट हो गई। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के स्थान पर इन कंप्यूटर का रखरखाव काफी आसान हुआ, नॉर्मल यूजर इनको यूज कर सकता था। उसके साथ साथ इन पीढ़ी के कंप्यूटर्स को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था और उसके साथ साथ उन्हें चलाना भी आसान हो गया था। अब अगला आता है आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां पर आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज होगा, जिन्हें हम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। 1971 से लेकर 1985 तक आपकी
फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स चलाए गए थे। फोर्थ जनरेशन आपकी रही जहां पर आईसी चिप्स के स्थान पर, ध्यान रखना, फोर्थ जनरेशन में आईसी चिप्स के स्थान पर वीएलएसआईसी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज होने लगा। ठीक है, अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। यह टेक्नोलॉजी एक चिप पर 30,000 कंपोनेंट को इंटीग्रेटेड करना संभव हुआ था। मतलब जो आपको यह माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा है, ठीक है, यह आपको माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा है, एक छोटी सी चिप होती है। इस छोटी सी चिप पर 30,000 कंपोनेंट लगे होते हैं। कितने कंपोनेंट? 30,000 कंपोनेंट्स। तो सोचिए कितना फास्ट यह काम कर सकती है और कितने डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकती है। यहीं पर VLSIC के आने से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक नई चिप पर लाना संभव हो गया और इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब ग्राफिक्स होता क्या है? जैसा मैंने आपको GPU पढ़ाया था स्टार्टिंग में, CPU और GPU। CPU का काम क्या होता है? बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक प्रोसेसिंग, आपका कंप्यूटर को ऑपरेट करना। ठीक है, लेकिन जो हाई वर्क होते हैं, जो ग्राफिक्स वर्क होते हैं, जैसे कि इमेज रेंडर करना, वीडियो चलाना, 4K क्वालिटी की वीडियो चलाना और सॉन्ग्स को बनाना, या वीडियोस से हमें कोई इमेज बनानी है, हाई क्वालिटी इमेज को बनाना है, तो उसको चलाने के लिए आपको ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि CPU हमारा नॉर्मल प्रोसेस करता रहता है, लेकिन CPU पर लोड ना डालते हुए उसकी अपेक्षा हमारा जो GPU यूज करेंगे, तो CPU हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस करता रहेगा और GPU आपके ग्राफिक्स को प्रोसेस करता रहेगा। इससे क्या होता है? आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग नॉर्मल बेस स्पीड भी हाई होती है और बहुत आसान तरीके से आपका कंप्यूटर में प्रोसेसिंग भी हो जाती है। तो वहीं से ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस को लाया गया और GPU भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगेगा आगे। अब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस क्या है कि आपको इमेज रूप में, स्क्रीन पर आपको इमेज रूप में चीजें दिखेंगी। ठीक है, इमेज रूप में चीजें दिखेंगी, वीडियो के रूप में चीजें दिखेंगी। वही है आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिसमें आपको आइकन भी दिखेंगे कि कौन सा आइकन हमें चलाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है इसका अर्थात अंकगणितीय और लॉजिक कार्य करना भी बहुत आसान हुआ। अंकगणितीय और लॉजिक कार्य करना भी बहुत आसान हुआ। जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है वह सिंपल होने लगी। इसका जैसे ही हमारे पास प्रोसेसर आया, उसके बाद से सारी प्रोसेसिंग हाई होने लगी। उसके बाद क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिला। मतलब जो एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, उसके अलावा फिर धीरे धीरे क्या हुआ? माइक्रो कंप्यूटर भी बनने लगे। MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर, MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, नॉर्मल पर्सन उसे यूज करता था। तो ध्यान रखना, Altair 800 था जो MITS कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर है, Altair 800। पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? कंफ्यूज ना होइएगा, पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी के द्वारा, पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी के द्वारा। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर। यह माइक्रो कंप्यूटर है, वो पर्सनल कंप्यूटर है। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में भी आगे बताऊंगा कि कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है, पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में बताऊंगा, सर्वर्स होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर Altair 800 है। और अगला है पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस पर नाम लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखिएगा कि पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है। अगर आप
प्रॉपर नाम लिखते हैं तो ठीक है, नहीं मैं अगली क्लास में एमाइट इसका नाम भी आपको बता दूंगा, स्टार्टिंग में ही बता दूंगा इसका क्या नाम है, ठीक है। इस पीढ़ी में माउस का प्रयोग शुरू होने लगा, मतलब इसी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में ही आपके माउस भी इंट्रोड्यूस हुए, माउस का प्रयोग होने लगा। माउस का प्रयोग होने के साथ साथ आपके काम में आसानी होने लगी और फोर्थ जनरेशन के पीढ़ियों के लिए जो उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, कौन कौन सी, सी लैंग्वेज, C++, जावा, विजुअल बेसिक, ETC, यह लैंग्वेज आपकी फोर्थ जनरेशन में आपकी इंट्रोड्यूस हुई। फोर्थ जनरेशन पर काम करना आसान हुआ। कब से कब तक रही आपकी फोर्थ जनरेशन? 1971 से 1985। किसका यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। आईसी चिप्स के स्थान पर वेरी लार्ज स्केल आईसी चिप्स का यूज किया गया। अब अगला आता है आपका, यह कुछ कंप्यूटर्स हैं जो फोर्थ जनरेशन में बनाए गए थे। याद रखिएगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फोर्थ जनरेशन से कुछ एडवांटेजेस हैं। VLSI चिप्स का प्रयोग, कंप्यूटर फास्ट हुए। मैग्नेटिक कोर के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया, अधिक डेटा स्टोर करके रख सकती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। इससे क्या हुआ कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम बने तो उससे फिर आपको काम करने में भी आसानी हुई, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ETC। काम करने में आसानी हुई तो इन कंप्यूटरों की कीमत भी कम होने लगी। पहले के जो कंप्यूटर होते थे वह बहुत महंगे होते थे। अब क्या हुआ, काम करने में भी आसानी हुई, कंप्यूटरों की कीमत भी कम हुई। कीमत कम होने के साथ साथ इन्हें नॉर्मल एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होती थी। बहुत ही कम एयर कंडीशनर, एयर कूलिंग की सिस्टम की आवश्यकता होती थी। लास्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन से कंप्यूटर में क्या नया आया, ध्यान रखिएगा। 1985 से लेकर अब तक फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर चले आ रहे हैं। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं वो लगभग फिफ्थ जनरेशन से लेकर 12th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं। यह कंप्यूटर्स की जनरेशन नहीं है, यह माइक्रो प्रोसेसर्स की जनरेशन है। जब से माइक्रो प्रोसेसर बने हैं फोर्थ जनरेशन से, तब से लेकर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 12 जनरेशन आ चुकी हैं। अभी हम 12th जनरेशन यूज कर रहे हैं। जो हाई माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है i9, इंटेल का 9 प्रोसेसर और 12th जनरेशन, ठीक है। इंटेल का 9 प्रोसेसर और 12 जनरेशन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। 1985 के बाद से अब तक फिफ्थ जनरेशन चलती आ रही है। आगे भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर्स को फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही रखा जाएगा। इसके अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल आप लैपटॉप यूज करते हो तो वहां पर आपको कॉर्टना देखने मिलता है। मोबाइल फोन यूज करते हो वहां पर गूगल असिस्टेंट मिलता है। अगर आप एप्पल फोन यूज करते हो वहां पर सिरी मिलता है। अमेजन का अलग है, गूगल का अलग है, सभी के अपने अपने असिस्टेंट है। तो धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी विकसित हो रही है, जिससे क्या होता है, हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन काम करते हैं, इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके द्वारा? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और इमेज के द्वारा हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में VLSI के स्थान पर ULSI का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब जहां पर हम 30,000 कंपोनेंट यूज कर सकते थे, वहां पर लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख कंपोनेंट्स, 1 लाख से लेकर 2 लाख कंपोनेंट्स एक छोटी सी चिप पर यूज होने लगे। स्पीड बढ़ी, साइज में कमी आई और उसके साथ साथ आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी जो क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूव हुआ। ULSI क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। VLSI वेरी लार्ज स्केल, वेरी से भी ऊपर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज करने लगे।
जिन्हें भी माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, लेकिन नई तकनीकी के आधार पर जो माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं, आकार में भी कमी है, क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च के पर्पस और डिफेंस के पर्पस से भी होने लगा है। इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती हैं वो मुख्यतः लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज रहती हैं, लेकिन जो विंडो 95 है यह सॉफ्टवेयर आपका यूज होने लगा है। ठीक है, विंडो 95 के बाद आपकी जो भी विंडोज आई हैं, सभी विंडोज जैसे विंडोज 2000, उससे पहले 98, ठीक है, विंडो 2007, 7 से पहले आपकी एक्सपी आई है, ठीक है, 2008 नहीं, विंडो 2008 ने विंडोज 8 के बाद 8.1, उसके बाद 10 देखने मिली है, 10 के बाद विंडो 11। तो ये सारी धीरे धीरे करके विंडोज के वर्जन भी अपडेट हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन अपडेट हुए हैं। अब इसमें जो C++ लैंग्वेजेस हैं, विजुअल बेसिक है, जावा है, पाइथन है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो क्लाउड बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, उन सभी का यूज होने लगा है, जिससे कि आपको काम करने में भी आसानी हुई है, सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट आए हैं। अब इसके अंदर काफी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस होने के साथ साथ आपके जो प्रोग्राम सिस्टम है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, वो भी काफी इंप्रूव हुए हैं। आगे है 5th जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। 5th जनरेशन के एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक और परम सुपर कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा बनाया गया था सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर। भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है परम सुपर कंप्यूटर। 5th जनरेशन की कुछ एडवांटेज हैं, कुछ गुण है। बहुत छोटे होते थे आकार में, ठीक है, उसके साथ साथ ले जाना भी बहुत आसान हो गया, हीटिंग भी कम होने लगी। इसमें जो हीटिंग की समस्या थी वो हीटिंग की समस्या भी दूर हुई और कई घंटों तक हम आसानी से काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर्स के अंदर मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, जैसे कि हम वीडियो चला सकते हैं, बना सकते हैं, साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ आदि हम इसमें चला सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हम खुद का ग्राफिक्स बना सकते हैं, खुद का कार्टून इमेज बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा भी होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी धीरे धीरे विकसित होने लगी है। जैसे हम कमांड देते हैं, कोई भी गूगल दे रहे हैं, सिरी को दे रहे हैं या फिर अमेजन को दे रहे हैं, किसी को भी हम कमांड्स दे रहे हैं, तो वह कमांड एक्सेप्ट करते ही आपका वह काम ऑटोमेटिक ही ओपन कर देता है। कौन करता है? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कमांड को ओपन कर देती है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा होती थी। अब स्टोर करने के लिए किस किस डिवाइस का यूज होने लगा? यहां पर हार्ड डिस्क का यूज होने लगा, पेन ड्राइव का यूज होने लगा, ठीक है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ठीक है, चिप्स का यूज होने लगा। चिप्स के साथ साथ आपका एसएसडी का यूज होने लगा। अब एचडीडी और एसएसडी में अंतर क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आगे आप जब स्टोरेज डिवाइस पढ़ोगे वहां पे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों की गति में काफी अंतर होता है, मतलब लगभग मान के चलो तो बेसिक 10 गुना तक अंतर होता है। अगर हार्ड डिस्क की स्पीड 150 है एमबीपीएस, ठीक है, एक सेकंड में 150 एमबी एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कर सकती है, रीड और राइट, तो यहां पर बेसिक है आपकी 500 एमबीपीएस। बेसिक स्पीड बता रहा हूं मैं। हार्ड डिस्क की स्पीड मैक्सिमम, हार्ड डिस्क की मैक्सिमम स्पीड 150 एमबीपीएस है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ 200 एमबीपीएस तक जा सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन जो हमारे एसएसडी है उसके अंदर मिनिमम स्पीड 500 एमबीपीएस है, उससे लेकर हम लगभग 7000 एमबीपीएस तक जा सकते हैं एसएसडी के अंदर। इतनी हाई स्पीड डेटा रीड और राइट की सुविधा देता है आपको एसएसडी।
अब हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क जो है वह नॉर्मल एक मोटर आधारित बेस्ड है, जिसमें मोटर लगी होती है। मोटर के ऊपर एक प्लेट रन करती है। 7,000 या 5,000 राउंड पर मिनट के आधार पर यह रन करती है, और उसके ऊपर एक छोटी सी पिन लगी रहती है। उस पिन के आधार पर वह रीड और राइट करती है। लेकिन एसएसडी में आपका इलेक्ट्रॉनिकली डेटा आपका रीड और राइट होता है। ठीक है, एसएसडी में आपका डेटा रीड और राइट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिकली रीड और राइट होता है। अब ध्यान रखिएगा, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग, आपका जो 5th जनरेशन है उसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग होने लगा, जैसे कि सी, C++, ASP.NET, जावा, पाइथन, कोबोल, फोर्ट्रॉन, सारी लैंग्वेजेस हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होने लगी। इस पीढ़ी के मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर भी शामिल है। परम सुपर कंप्यूटर 4th जनरेशन में आ गया था, लेकिन उसको अपग्रेड करके भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है जो कौन है? परम सुपर कंप्यूटर, जो 5th जनरेशन के अंतर्गत बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाया जाता है, पीडीएफ फाइल्स, क्लास नोट्स, वह सारे आपको टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है क्विक रिवाइज ऑफिशियल। यही लोगो आपको देखने मिलेगा जो आपको चैनल पे लोगो है। ठीक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहां से जाकर चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर आप लिंक नहीं क्लिक कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाइए, वहां पर सर्च कीजिए क्विक रिवाइज ऑफिशियल, डायरेक्ट आपको पहले स्थान पर ही यह चैनल आपको देखने मिलेगा, और वहां से आप जाकर जो भी फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर मैं कंप्लीट फुल फॉर्म की पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट फुल फॉर्म की पीडीएफ। एग्जाम में फुल फॉर्म से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार एमपी हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुए थे उस एग्जाम में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस की भी पूछे गए थे। हर एग्जाम आता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको फुल फॉर्म देखने मिलेगी। मैं आपको यहीं पर याद भी करवाऊंगा, किस तरह से आपको याद रखनी है वो भी मैं बताऊंगा कि पीडीएफ फाइल के अंदर आपको बहुत सारी मिलेंगी, लगभग 200-300 से ऊपर होंगी, तो उन्हें याद कैसे रखना है, हमें हर एक चीज को कैसे याद रखना है, ट्रिकी बेस्ड याद करवाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और भी अधिक कंटेंट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस चीज का कंटेंट चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, वह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।